नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में हम बात करेंगे 5 मई से लेकर 9 मई तक का शेयर बाजार कैसा रहेगा, उसका पूरा विश्लेषण समझेंगे सुभाष जी से। लेकिन उससे पहले हम पिछले सप्ताह का देख लेते हैं कि किस तरह का मार्केट रहा और सुभाष जी ने जो रेंज दी थी उसके बाहर मार्केट गया या नहीं गया। तो अगर हम देखें तो निफ्टी 24,054 का लो बनाया था मंडे को ही, जिस दिन मार्केट खुली थी, यानी कि 5 मई को, और हाई बनाया है 24,589 का फ्राइडे को, और क्लोज हुई है 24,347 के ऊपर। तो अगर सुभाष जी का अगर हम लेवल देखें तो उन्होंने 24,350 से लेकर 24,650 का दिया था, तो मार्केट सुभाष जी के लेवल से बाहर नहीं गई है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 54,582 का लो है, और ये जो 54,582 का लो है, तो यानी कि जिस दिन मंडे को मार्केट खुली थी तो वो खुलते ही ये रेंज थी, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर उठ गई थी, और इसी तरह से निफ्टी में भी हुआ था। और बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था 55,958 का और बंद हुई है 55,115 पे। और जो सुभाष जी का लेवल था 53,850 से लेकर 56,150 के बीच में था। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी भी लेवल के अंदर ही रहा, रेंज के अंदर ही रहा। यहाँ से एक चीज और मैंने नोटिस करी है, वो सुभाष जी से भी समझेंगे। एफआईआई का जो फ्राइडे की अगर हम बात करें तो 2,770 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, और मार्च में भी एफआईआई ने खरीदारी करी है और अप्रैल में भी खरीदारी करी है। यानी कि बड़े लंबे समय के बाद ऐसा दिख रहा है कि बाजार के ऊपर एफआईआई का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये जो कॉन्फिडेंस एफआईआई का बढ़ रहा है, तो क्या अब हम ये मान लें कि मार्केट अब यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, या अभी कुछ और ऐसे स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी चल रही है उसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो ट्रंप का जो 90 दिनों का पॉज का एक चक्कर है उसका भी कोई इम्पैक्ट आगे पड़ सकता है। इन सब विषय पे हम पूछते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देखते हैं। एंड आपने बहुत अच्छी कमेंट्री स्टार्टिंग कर दी है। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, जो आप समय निकालते हो और एक अच्छा सा विश्लेषण देते हो मार्केट का, जिसको लोग भी पसंद करते हैं और इंतजार करते हैं कि सुभाष जी का विश्लेषण आए तो फिर अपनी रूपरेखा बनाए। तो भाई साहब, अब ये बताइए कि जो पिछले सप्ताह की जो बात रही और अब जो नेक्स्ट सप्ताह है, तो ये जो मार्केट का जो चल रहा है हाल, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो तनातनी चल रही है, युद्ध का माहौल बन सकता है, कभी भी हमला हो सकता है, सब जो चीजें चल रही हैं, जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में आयात निर्यात भी भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, तो इन सब चीजों को लेकर मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मार्केट है ना, ये मान के चल रहा है कि वार नहीं होगा। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ा बिग वे में करेगी जो पहले की थी, या कोई भी एक्शन लेंगे, जैसे डिप्लोमेटिक एक्शन तो ले चुके, डिक्लेयर कर चुके, वो प्रैक्टिकल होने में तो टाइम लगेगा, पानी रोकना और ये सब। लेकिन जो फिजिकल एक्शन है वो सर्जिकल स्ट्राइक या पीओ के ऑक्यूपाई करना, या कुछ और बड़ा एक्शन लेना, या समुद्री लेना, या हवाई, जैसे भी है। लेकिन मार्केट अभी थोड़ा सा कोशिश भी है और मान के चल रही है, क्योंकि अदरवाइज फंडामेंटल्स इंडिया के बहुत स्ट्रोंग है। मार्केट पीछे गिर गया था, एफपीआई की सेलिंग जैसे आपने बताया कि अक्टूबर से फरवरी तक चली, यानी फरवरी में थोड़ी सी बाइंग हुई, मार्च में हुई बाइंग, नेट में बाइंग मार्च के अंदर हुई, अप्रैल के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई, है नहीं, और मई के अंदर भी बाइंग चल रही है। तो जैसे कि एफपीआई की मैं बता देता हूँ, 2 मई को आपने अभी बात कर रहे थे, है नहीं, तो एक तो पूरे वीक में 7,680 करोड़ की बाइंग हुई है पूरे वीक के अंदर, और डीआईआई की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, 9,269 करोड़ की बाइंग हुई है जी। ठीक है जी। अच्छा, और निफ्टी जो एफपीआई की 2,769 करोड़ की 2 मई को हुई है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 3,290 करोड़ की हुई है। तो ये है, और ईयर टू डेट देखें, 1 जनवरी से 2 मई तक, तो अभी भी उनकी सेलिंग 1,34,000 करोड़ से ऊपर है, और डोमेस्टिक की बाइंग जो है 2,10,000 करोड़ से ऊपर है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। और एक फिगर हम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल की जीएसटी कलेक्शन देखें तो 2,37,000 करोड़ की है,
जो ईयर ऑन ईयर 12.6% ऊपर है। ये एक अच्छी फिगर है। और एक और इम्पोर्टेंट है, एफपीआई की जो होल्डिंग है वो जी 16.84% हो गई, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 16.97 से पहली बार कम आई है। ओके। क्योंकि हमेशा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जो है, इक्विटी होल्डिंग, वो हमेशा ऊपर होती थी और डोमेस्टिक की कम होती थी। फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक की इक्विटी बाइंग होल्डिंग ज्यादा हो गई है। तो तो ये इसको वैसे एक, इस डेटा को किस तरह से देखें हम? इसको हम इस तरह से देखते हैं कि इंडियन मार्केट में जैसे ये एफपीआई फ्लो पे पहले बहुत डिपेंडेंट था हमारा मार्केट, हम्म और दे वर द मेजर प्लेयर, और जो कि वो टेम्परेरी कभी भी बाहर निकल सकते थे, कभी भी आ सकते थे। उनको कोई इंडिया से लगाव नहीं है कि भी वो इंडिया के मार्केट या इकोनॉमी को देखते हुए विड्रॉ करें या लगाएं। वो तो अपने बेनिफिट के लिए जब मर्जी एंटर कर जाते हैं, जो बेनिफिट हो, और जब मर्जी एग्जिट कर जाते हैं। तो हम इसकी लिक्विडिटी को इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे थे, और लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इनकी दे वर द डोमिनेंट नंबर वन प्लेयर, और इनकी होल्डिंग मैक्सिमम थी। ये बेचने आ गए तो मार्केट टूट जाता था, ये खरीदने आ गए तो मार्केट बढ़ जाता था। तो इनका एक डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था मार्केट के ऊपर। अब इससे ये प्रूव होता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अब होल्डिंग ज़्यादा है। इसका मतलब टक्कर देने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और हो सकता है ये आने वाले टाइम में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर दोनों मिलके बहुत बड़ी फोर्स रहे, और हमारी डिपेंडेंसी एफआई की बाइंग के एफआईआई इस पे ऊपर कब हो जाए? लाइक एनी अदर इन्वेस्टर हम उस तरह से फील करें, न कि हम्म एक बहुत मार्केट को हिला के रख दे ऐसा फील करें। हम्म तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंज है। इसको हम, इस डेटा को हम इस एंगल से देखते हैं। इस एंगल से देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ अभी जी। जैसे जैसे भी आप बात कर रहे थे कि भाई मार्केट मान के चल रहा है कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने की संभावना नगण्य है, और जिस तरह से आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई बड़ा हो सकता है, तो क्या अगर सर्जिकल स्ट्राइक कोई बड़ा हो सकता है तो उसका भी कोई इम्पैक्ट हम अपने शेयर मार्केट पे देख सकते हैं? क्योंकि वो तो ऐसा दे- लगता है कुछ तो होगा ही, सरकार कुछ देखो, तो ऐसा करेगी। है, ऐसा है, पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है कि वो इंडिया से वार कर सके। ठीक है ना? क्योंकि वार के लिए बहुत बड़ा खर्चा होता है। वो बैंक करप्ट पहले ही है, और बॉर्डर के ऊपर जो उन्होंने फोर्स लगाई हुई है या जो तैयारी करी हुई है, तो मोदी जी बिल्कुल डिप्लोमेटिकली, इंटेलिजेंटली उस इस कार्ड को प्ले करेंगे कि वो जब पूरा हताश हो जाएगा, जब पूरा बैंक बैलेंस उसका खत्म हो जाएगा या नेगेटिव में आ जाएंगे, तब वो आसानी से अटैक कर देंगे, और वो रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। तो हम्म। पॉलिसी लगती ये है, बाकी तो जो एक्चुअल होगा दिखेंगे। और यदि वार भी छिड़ जाता है तो कोई लंबे टाइम का नहीं छिड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उसकी सामने वाले जो की। एक सुभाष जी इसी में और पूछना चाहता हूँ कि जैसे पीछे जब पाकिस्तान ने एक डिमांड रखी थी कि भाई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पहलगाम वाले मुद्दे के ऊपर, तब चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। तो अगर इन फ्यूचर इस तरह की कोई वॉर छिड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि चाइना किस तरह से हमारे सामने खड़ा होगा, किस तरह से चाइना हमारे लिए मुसीबत हो सकता है? देखो, पहलगाम के अंदर भारत को पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा है, और एक कोई भी कंट्री एक दो कंट्री का सपोर्ट ले सकती है, जैसे टर्की का ले लिया, चाइना के ले लिया, और वो भी स्टेटमेंट के ऊपर। वो जाके उनके मैं रिक्वेस्ट करते हैं, जी एक स्टेटमेंट इशू कर दो कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। लेकिन इंक्वायरी तो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर था 30 साल से, वो खुद कह रहा है कि भाई हम 30 साल से इसमें आतंकवादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, हमारी सेना भी इन्वॉल्व है। तो जी कोई इंक्वायरी की बात नहीं है। और ये अभी कुछ दिन पहले मुनीर ने, जो मिलिट्री हेड है, उसने भी जी स्टेटमेंट दी थी कि हम और हिंदू एक नहीं हो सकते, हमारे शौक अलग हैं, उनके शौक अलग हैं, हाँ जी हमारे खान पान अलग है, उनका अलग है। मतलब वो एक इस तरह की स्टेटमेंट थी कि भी घृणा वाली, हिंदू बिल्कुल। है नहीं तो। और हाँ दूसरी बात ये इनकी नीति रही है, टाइम टू टाइम इस तरह के अटैक करना,
इस तरह की आतंकवादी कार्रवाई करना, और कई बार हमने सबूत दिए हैं, लेकिन पीछे भी कोई कितने बार सबूत दिए। बॉम्बे में जब अटैक हुआ था, बाद में भी, तो हम वो उसको कभी कोई मानते नहीं है, देने के बाद इग्नोर कर देते हैं। तो वो तो ये उनका अपना कोई डिफेंस है, टाइम पास करने का तरीका है, इंडिया कोई एक्शन ना ले वो कोशिश है नहीं। और बाकी चाइना जहाँ तक है, उसको भी ट्रेड वार चल रहा है इसके अमेरिका के साथ, तो वो कई बार अपील कर चुका है कि भारत और चाइना साथ आए, तो वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट टक्कर नहीं लेगा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेगा, और कोई छोटा-मोटा इनडायरेक्ट सपोर्ट करना वो अलग बात है। वो अलग बात नहीं। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तानी जो सेना अध्यक्ष है, मतलब वो तो, मुझे तो ऐसा लगता है वो दिमागी रूप से बीमार है पूरी तरह से। करेक्ट। क्योंकि मतलब एक इतनी बड़ी पोजीशन पे होके अगर आप इस तरह से ओछे बयान देते हो, तो वो मतलब आपकी प्रोफाइल को, आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। बिल्कुल यही बात है, और ओपनली स्टेटमेंट दी थी उसने, तो ठीक बात है। जी, जी। तो सुभाष जी, अगर हम यहाँ देखें तो नेक्स्ट वीक का रेंज हम मार्केट का किस तरह से देख रहे हैं? कहाँ मार्केट देखो जाएगा? देखो ऐसा है, ये मैं आपको बताता हूँ, 23,850 से 25,050। 23,850 से 25,050। 50। ओके। और और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी का है 54,250 से 56,250। 54,250 से 56,250। हाँ जी। ठीक है। तो यानी कि आपने रेंज फिर इस बार ज्यादा बढ़ा दी, 500 पॉइंट बढ़ा दिया आपने। नहीं जी, नहीं, 2,000 ही है। पहले पिछली बार नहीं 2,300 नहीं दी नहीं, थी, इस मैं, बार 2,000 ही है। हाँ हाँ, नहीं मैंने कहा निफ्टी जो है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ। पिछली बार आपने निफ्टी 24,350 से 24,650 दी थी, हम्म। है इस ना? और बार इस बार आपने 23,850 से 25,050 दी है। एक मिनट। हाँ, तो ये 1,300 पॉइंट ही है। 1,200 1300 पॉइंट। पॉइंट है। हाँ, मैं मतलब 1,200 पॉइंट। मैं 1,200 मतलब पॉइंट है। पिछले वाले से देख रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। 1,200 पॉइंट है जी। तो यानी कि मोटा मोटा आप बुलिश की तरफ हैं कि मार्केट धीरे 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 करके, स्टेप स्टेप करके ऊपर बढ़ रही है। देखो, एक चीज और है कि जी। इंडियन स्टोरी स्ट्रोंग है। अभी रिलायंस रिजल्ट भी ठीक थे, आईटी सेक्टर भी ठीक है। हालांकि देखिए ग्लोबली है ना, अभी हमारा जैसे इंडिया का पीएमआई है, जी। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अप्रैल का 58.4 है, हम्म। और सर्विस सेक्टर का पीएमआई है 59.1, जी। है ना। तो ग्लोबली जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50, 51, 49 ऐसे चल रहे हैं, और लेकिन सर्विस सेक्टर का उनका पीएमआई फिर भी ठीक होता है। ग्लोबली हम्म। मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंजेस है पीएमआई के अंदर, लेकिन ओके। इंडिया का काफी बेटर है नहीं। और अ, जैसे कई इंडस्ट्री जो है इस टाइम बेटर कर रही है। अभी हमारे जो मार्च के रिजल्ट आ रहे हैं और आ चुके हैं, वो मिक्स बैग है, ओके। बढ़िया भी हैं खराब भी हैं, लेकिन कुल तो मिला के ठीक है। कौन से सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कौन से सेक्टर के रिजल्ट बुरे आ रहे हैं, या सेक्टर्स में भी मिक्स है? अभी सेक्टर में भी कंपनियों के भी मिक्स है। सेक्टर ओके। वाइज रियल एस्टेट के ठीक आ रहे हैं, आईटी सेक्टर के ठीक हैं, फार्मा के ठीक हैं, कंज्यूमर के ठीक हैं, है नहीं। अब हमारे डिफेंस सेक्टर वो बहुत तेज हो रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई वड़ाई होती है तो ऑर्नामेंट्स ये सब चाहिएंगे, है नहीं। और तो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स बढ़े हैं अभी काफी। और ऑटोमोबाइल्स के कोई रिजल्ट्स आए? ऑटोमोबाइल्स के अभी ऑटो की भी फिगर आई थी, ये ओके। ईयर मंथ एंड के ऊपर, वो भी बेटर जी। है। मारुति 10-12% बढ़ा है। मोटर भी, ये टाटा मोटर, ये महिंद्रा महिंद्रा की भी सेल बढ़ी है, एंड किया की भी सेल बढ़ी है, स्कूटर्स में भी सेल बढ़ी है। तो 10-12% बेटर है, मतलब 10-12% बेटर है। नहीं, जी। मतलब तो ये सारे सारे नहीं, इन कुछ कंपनियों के हाँ, ऑल मतलब एन कुछ एवरेज कंपनी की 4-5% ऑटो सेक्टर बेटर हुआ है। 4-5% ऑटो सेक्टर बड़ा हाँ। बेटर हुआ है। सुभाष जी, जो भी जीएसटी के नंबर्स आए, इतनी ज्यादा कलेक्शन हुई है, तो इसका मतलब हमारे देश के अंदर कंजम्पशन बढ़ रही है, या कोई जीएसटी रेट कहीं बढ़ गया है जिसकी वजह से ये हमारी कलेक्शन ज्यादा है? नहीं, जीएसटी रेट तो जब से लगा है तब से कुछ ना कुछ किसी ना किसी सेक्टर में घटे ही हैं, है नहीं। ओके। लेकिन यह है कि
टोटल मैन्युफैक्चरिंग एब्सोल्यूट में बढ़ी है नहीं, तो वो उसका जी रिफ्लेक्शन है। और एक ये भी है कि जो लोग ये इनकी जीएसटी वालों की धरपकड़ बहुत चल रही है, तो जो लोग सिस्टम में नहीं थे वो सिस्टम में आ रहे हैं, है ना? जो ओके नंबर 2 में करते थे वो नंबर 1 हम्म में शो कर रहे हैं फिगरें, तो उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। और बाकी ओवरऑल इकोनॉमी भी बेटर कर रही है, तो ये सारे इम्पैक्ट है, ये सारे इम्पैक्ट हैं, बिल्कुल वजह से ठीक ही है। है। और हाँ जी। और सुभाष जी, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की सिचुएशन अभी क्या लग रही है? देखिए, जब हम लास्ट में बात की थी तब 95-96 के करीब चल रहा था, 92-93 के चल रहा है। जी हमारा जो रूपी है ना वो भी स्ट्रोंग हुआ है, हाँ, डॉलर स्ट्रांग हुआ वीक है। हो रहा है, रूपी स्ट्रोंग जी हुआ है। रूपी 84 से नीचे भी आ गया था, अब 84.5 के आसपास घूम रहा है। जी और डॉलर वीक हो रहा जी है नहीं? तो गोल्ड जैसे अ, अभी 93,000 के करीब चल रहा है, 92-93,000 पर 10 ग्राम चल रहा है। और अ, देखिए, वैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क तो अभी बना ही हुआ है नहीं? चीज़ें हम्म खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन कोई बढ़ भी नहीं रही है। और तो इसका मतलब ये है कि और थोड़ा-सा जो ट्रेड वार चल रहा है टैरिफ का, यूएस के साथ चाइना भी अब थोड़ा-सा ठंडा पड़ा है, दोनों यूएस और चाइना हो सकता है टेबल पे आ जाए। हमारा भी बायलैटरल एग्रीमेंट जो है, वो काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर हो गया है, और हो सकता है विदिन 90 डेज ये एग्रीमेंट हो जाए। और नहीं तो ये मुझे लगता है जिन कंट्रियों से एग्रीमेंट चल रहा है, उन कंट्री को ये पोज़ कर देगा, कुछ और टाइम दे देंगे। और जिनको नहीं चल रहा है, जिनसे कोई बातचीत नहीं स्टार्ट हुई है, उन पे वो टैरिफ लगा भी सकता है चाइना। तो थोड़ा-सा, क्योंकि वो चाहता है कि कंट्री आगे आए, बातचीत करे और बायलैटरली एग्रीमेंट करके और सेटल करे। तो जी उनके साथ डिफरेंट व्यवहार होगा। तो मेरे कुल मिला के यूएस इकोनॉमी में फेड रिजर्व की भी 6-7 मई को मीटिंग है, तो वहाँ पर भी कुछ रेट कट आने की उम्मीद है। हालाँकि पेरोल डाटा जो यूएस के आए थे, वो एम्प्लॉयमेंट दी है उन्होंने, 1,77,000 जॉब्स की एम्प्लॉयमेंट है। हालाँकि 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज़ इट इज़ है। तो ओके। थोड़ा-सा तो पॉज़िटिव इसमें भी बन रहा है फेड का भी। और मतलब तो मॉनेटरी ऐसी पॉलिसी सिचुएशन में मतलब गोल्ड क्या और फिर वीक होगा? गोल्ड की गोल्ड तो जी अभी रेंज बाउंड रहेगा। मैं मेरे हिसाब से 92 से और 96 के बीच में घूमना चाहिए घूमेगा। नेक्स्ट। ओके और ओके ये भी है कि 3.5% हम इस मंथ के अंदर, अप्रैल के मंथ में मार्केट बढ़ा है, इक्विटी मार्केट इंडिया का, है नहीं? हम्म वर्ल्ड का भी मार्केट बढ़ रहा है। नैस्डैक ये इस वीक में ही बढ़ा है, नैस्डैक 3% के करीब। नैस्डैक बढ़ गया, डो जोन्स बढ़ गया, एसएनपी 500 बढ़ गया, तो ये भी थोड़े पॉजिटिव हैं। तो वर्ल्ड मार्केट में यूएस पॉजिटिव है इस वीक। और टैरिफ का भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल हो जाएँगे। तो हम्म मार्केट में कोई ज़्यादा नेगेटिव की तरफ नहीं है। हालाँकि 24,500 को मार्केट काफ़ी रेसिस्ट कर रहा है। तो लेकिन इसको क्रॉस करने पे 25,000 के आसपास चला जाएगा। तभी मैंने 25,050 रेंज दिया है। और तभी आपने 25,050 के लिए दिया। 24,000 रेसिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी 24,000 को तोड़ेगा तो हम्म 23,850 तक आ आ सकता है, वहाँ सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ठीक है भाई साहब, मैं समझता हूँ दर्शकों के सारी बातें समझ में आ गई हैं कि भाई जो भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर जो चिंता लोगों को है कि भाई मार्केट किधर जा सकता है, कैसे जा सकता है, वो भी आपने बताया। और आने वाले समय में क्या गोल्ड का सिचुएशन हो सकती है और नेक्स्ट वीक की आपने रेंज भी दी है। तो इन सब विषयों के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और जिस तरह से आप लगातार विश्लेषण देते रहते हैं, दर्शक बहुत सराहने लग गए हैं और सराह रहे हैं। और मैं दर्शकों को हमेशा कहता हूं कि जब भी इस कार्यक्रम को आप देखें, तो हम किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं कि आपने क्या खरीदना है और क्या बेचना है। तो जब भी आप कुछ खरीदें या बेचें या किसी भी तरह की ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें, उसके बाद ही निवेश करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, रविंदर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
नमस्कार।